वेलकम बैक गाइस, सुनील दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको रीडिंग का एक लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा। रीडिंग के अंदर जो ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स हैं, क्विकली इनको कैसे सॉल्व करना है। समराइज रिटन टेक्स्ट आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स का फेल हो रहा है, तो कैसे क्विकली विद इन 10 मिनट्स राइट स्टेटमेंट्स को लॉजिकली अटैच करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। और रीडिंग में अगर कोई रूल भी अप्लाई हो रहा है, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स के अंदर लॉजिक के साथ साथ बहुत बार रूल्स भी अप्लाई होते हैं। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आएंगी मैं आपको कन्वे करता रहूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो आज के टेस्ट के लिए मैंने ये वेबसाइट एक ओपन की हुई है। आप कोई भी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ये थोड़ा एक पॉपुलर वेबसाइट है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। नाउ सेक्शन वाइज टेस्ट हमें देना है रीडिंग मॉड्यूल का, तो कोई भी हम स्टार्ट कर लेते हैं इसमें से। तो सबसे पहले समराइज रिटन टेक्स्ट आएगा, देन लिसनिंग रीडिंग के ब्लैंक्स, रीऑर्डर पैराग्राफ, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप ब्लैंक्स और हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड जो लिसनिंग के अंदर आते हैं वो सब भी इसके अंदर आने वाले हैं। नाउ मैं एक बार इसे स्टार्ट करता हूँ। माइक की कोई ज़रूरत है नहीं इसमें, रिकॉर्डिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आया दैट इज़ समराइज रिटन टेक्स्ट। लेट मी जूम इन अ लिटिल बिट। या सो 10 मिनट्स है हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए। अब समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर सिंपल लॉजिक आपको फॉलो करना है। लाइंस को कनेक्ट करो, आप चाहो तो पूरी लाइन पिक कर सकते हो एंड टू एंड। दो चीज़ें बस मेक श्योर करो, जब आप लाइंस को कनेक्ट कर रहे हो तो एक लाइन और जो दूसरी लाइन है उनके बीच में जो कनेक्टर आप ऐड कर रहे हो वो लॉजिकली पुट करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कनेक्टर जो मन में है, कहीं पे बट लगा दिया, कहीं पे सो लगा दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिक देख लो कि दो लाइंस जो आप सेलेक्ट कर रहे हो क्या उनमें कोई लॉजिक है। आप पूरी की पूरी लाइन पिक कर सकते हो। और सेकंड चीज़, आपको थोड़े से सिनोनिम ऐड करने हैं। मैं 5 to 7 वर्ड्स रेकमेंड करता हूँ कि आप एज अ सिनोनिम ऐड करो। इससे आपका आंसर थोड़ा पैराफ्रेज लगता है, एग्जामिनर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि आपने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो सेंटेंसेस को लॉजिकली अटैच करना है। सेकंड, थोड़े से सिनोनिम हम ऐड करेंगे। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इकोलॉजी के ऊपर है। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमंग themselves एंड विद देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी क्या है वो बताया हुआ है। इसमें हम नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं एंड द प्रोसेस गवर्निंग दोज पैटर्न्स। हम टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इकोलॉजी के बारे में ही बताया हुआ। एक लाइन ही हम ले सकते हैं। अगर ये वाली लाइन नेक्स्ट लाइन भी अगर हम लेते हैं तो ये प्लेजियरिज्म या कॉपी पेस्ट के अंदर आ जाएगा बिल्कुल। अगर हम फर्स्ट लाइन हमने यहाँ से पिक कर ली, सेकेंड लाइन बिल्कुल राइट नेक्स्ट पिक कर ली, तो ऐसा नहीं करना। एक लाइन आप पिक कर लो। जैसे अगर फर्स्ट लाइन मुझे पिक करनी है, लेट्स से पहले हम लाइन्स ही सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सी पिक करनी है। तो एक हम ये इकोलॉजी वाली लाइन ले लेते हैं, राइट। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमंग देमसेल्व्स एंड विद देयर एनवायरनमेंट्स। नेक्स्ट लाइन नहीं लेंगे, थोड़ा सा गैप के बाद। अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स गिवन होते हैं तो आप सेकंड पैराग्राफ, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके भी अलग अलग पैराग्राफ से ले सकते हो। तो इकोलॉजी दिया हुआ है हमें। एंड ये नेक्स्ट एक क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। क्लाइमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल स्टेट। तो इकोलॉजी जो है वो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस्ड है, क्लाइमेटोलॉजी एटमॉस्फेयर के ऊपर बेस्ड है। एक ये लाइन हम पिक कर लेते हैं। आप चाहो तो पूरा एंड टू एंड पिक करना है। जैसे ये लाइन यहाँ तक जा रही है, आप चाहो तो ये पूरी लाइन पिक कर लो। हम कंपैरिजन दिखा सकते हैं कि इकोलॉजी जो है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बेस्ड है, वेयर एज जो क्लाइमेटोलॉजी है वो एटमॉस्फेयर के ऊपर बेस्ड है। उसमें एटमॉस्फेयर के कंडीशंस और उनके सीजनल पैटर्न के बारे में बताया जाता है जो यहाँ लिखा हुआ है। एंड दीज टू फील्ड्स, नेक्स्ट लाइन तो हम पिक नहीं करेंगे बिल्कुल। इकोलॉजी इज़ अ डिसिप्लिन, फिर से इकोलॉजी के बारे में बता रहे हैं। इकोलॉजी इज़ अ डिसिप्लिन जिसमें बायोलॉजिकल साइंस इंक्लूड होती है। क्लाइमेटोलॉजी एक डिसिप्लिन है जिसमें जियोफिजिकल साइंस इंक्लूड होती है। फर्दर उन्हीं के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। बोथ हावेवर शेयर अ कॉमन हिस्ट्री। ये लाइन एक अच्छी लाइन है, इसे हम पिक कर लेते हैं। इकोलॉजी ये है, वेयर एज क्लाइमेटोलॉजी ये है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी क्या है? द ओरिजिन ऑफ दीज साइंसेज इज एट्रीब्यूटेड टू एरिस्टोटल, थियोपेस्ट्रस एंड देयर बुक्स मीटियोलॉजिकल एंड इंक्वायरी इनटू प्लांट्स। तो ये उनमें सिमिलैरिटी है। ये वाली एक लाइन हम और ऐड कर लेंगे। आई थिंक इतना काफ़ी होगा। अगर ज़रूरत पड़ती है तो एक लाइन हम नीचे से और पिक कर लेंगे। तो एक बार इसकी हम समरी बनाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ये हमें टाइप करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं होगा रियल एग्जाम में। इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस ऑर्गेनिजम्स अमंग
themselves and with their environment, right? एक लाइन हमने लिखी, स्पेलिंग्स का थोड़ा ध्यान रखना, टाइप करते हुए स्पेलिंग्स गड़बड़ हो जाते हैं. Ecology is the study of interactions of organisms among themselves and with their environment, right? And या एंड नहीं लगाते यहाँ पे, कंपैरिजन कर रहे हैं, वाइल लगा लेते हैं. वाइल तो इकोलॉजी ये है, वाइल क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर. इट्स इंस्टेंट. यहाँ अगर आप नोटिस करोगे इन्होंने ये जो डैश मार्क लगाया हुआ है, तो यहाँ बीच में स्पेस था, मैंने एज इट इज ही लिखा जैसे इन लोगों ने लिखा था. कोई अपनी साइड से स्पेस कम या ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको. इट्स इंस्टेंटेनियस स्टेट और वेदर इट्स सीजनल टू interannual variability. इट्स लॉन्ग टर्म. काफ़ी लेंदी सेंटेंस है, आप चाहो तो बीच में भी कट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. एवरेज कंडीशन, सिंप्लिसिटी के लिए फ़िलहाल मैं ये पूरा ही कैप्चर कर लेता हूँ. क्लाइमेट एंड हाउ क्लाइमेट चेंजेस ओवर टाइम. तो ये दो, इकोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, उनके बीच में रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश किया कि एक ये है, वेयर एज दूसरा फिजिकल स्टेट बताता है. और आगे वाली लाइन थी कि लेकिन बट बोथ शेयर ए कॉमन हिस्ट्री. लेकिन दोनों में एक कॉमन हिस्ट्री भी है. बट बोथ शेयर अ कॉमन हिस्ट्री बिकॉज दोनों में कुछ चीज़ कॉमन भी है. क्यों? बिकॉज द ओरिजिन ऑफ दीज साइंसेज इज एट्रीब्यूटेड टू एरिस्टोटल. क्योंकि इनका जो ओरिजिन है ये एरिस्टोटल से आता है. बिकॉज द ओरिजिन ऑफ दीज साइंसेज इज एट्रीब्यूटेड टू एरिस्टोटल. का ए कैपिटल होगा, प्रॉपर नाउन है एरिस्टोटल. एंड थियो, THEO, PHRASTUS, Greek name है, and their Theophrastus and their books Meteorological and Inquiry. Into plants. एक बार देखते हैं कितनी होगी. 74 वर्ड्स हो गए हैं, इससे ज़्यादा कुछ लिख नहीं पाएंगे हम. ये लाइन आगे भी जा रही थी, बट देर मॉडर्न दिस इज दिस. स्पेस नहीं है, मैक्सिमम 75 वर्ड्स हम लिख सकते हैं. तो स्टेप नंबर 1, लाइंस जब आप सेलेक्ट करते हो उनको लॉजिकली कंबाइन करना. इकोलॉजी वाइल्ड क्लाइमेटोलॉजी ये बताता है, लेकिन दोनों में सिमिलैरिटी भी है. क्यों है ये सिमिलर? क्योंकि इनका जो ओरिजिन है ये एरिस्टोटल से होता है. ओके, सेकेंड स्टेज है कि हमें इसमें सिनोनिम भी ऐड करने हैं. 5 to 7 सिनोनिम मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप ऐड करो. और जो सिनोनिम होते हैं कोशिश करो आप वर्ब्स वगैरह जो होती हैं उनको चेंज कर लो, एडजेक्टिव्स को चेंज कर लो. नाउन को एज सच चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. और बहुत ज़्यादा सिनोनिम भी नहीं ऐड करने. कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिनोनिम भर देते हैं आंसर में. उससे इशू ये होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा सिनोनिम लगा रहे हो, आपका जो कंटेंट है, कंटेंट के मार्क्स आपके ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं रियल एग्जाम में. नाउ अब इसमें सिनोनिम हम ऐड करते हैं. इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इंटरैक्शन की जगह relationships of organisms among themselves and their environment, while climatology is the study of the physical state of the atmosphere. Its instantaneous state, instantaneous का मतलब होता है sudden, और whether it's seasonal to interannual variability, its long term average को usual लिख देते हैं. चेंजेस को, क्लाइमेट कैसे चेंज होता है,
वेरीज, क्लाइमेट कैसे वेरी करता है, बट बोथ शेयर ए कॉमन हिस्ट्री, शेयर की जगह हैव लगा दिया कि दोनों में कॉमन हिस्ट्री है, बिकॉज द ओरिजिन ऑफ दी साइंसेज इज एट्रीब्यूटेड की जगह लिंक्ड लगा दिया। तो ये सिनोनिम हमने ऐड किए, एक यहाँ पे आई थिंक, देन या सडन की जगह पे लगाया, एक यहाँ पे ऐड किया, एक ये। तो ये 6 सिनोनिम हमने ऐड किया। मेक श्योर करो स्पेलिंग्स आपके करेक्ट हों, कोई एरर ना आप कर दो। मैं एक बार स्पेलिंग्स वेरीफाई कर लेता हूँ। इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमंग themselves and with their environment, while climatology is the study of the physical state of the atmosphere, its sudden state or whether it's seasonal or interannual. Variability, its long-term usual condition or climate, and how climate varies over time. But both have a common history because the origin of these sciences is linked to Aristotle and Theophrastus and their books Meteorological and Inquiry into Plants respectively. Okay, everything is looking good. अब इसे हम करते हैं सबमिट। किया मैंने कट, फुल स्टॉप लगा रखा है, सबमिट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगेन इसमें भी हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे, लाइंस को कंबाइन करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक देखेंगे उनके बीच में, एंड थोड़े से सिनोनिम ऐड करेंगे। तो एक बार शुरू करते हैं। एज अ फिलोसफर, मैथमेटिशियन, एजुकेटर, सोशल क्रिटिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, Bertrand Russell authored over 70 books and thousands of essays and letters addressing a myriad of topics. तो हम चाहें तो ये फर्स्ट लाइन पूरी पिक कर सकते हैं, ठीक है। ये एंड टू एंड पूरी लाइन आप चाहो तो पिक कर सकते हो, या अगर आप चाहो, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था, आप चाहो तो लाइन को बीच में से भी कट कर सकते हो। जैसे इस केस में ये लाइन यहाँ से सही रहेगी, अगर मैं यहाँ से पिक करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये इनफ रहेगी लाइन। Bertrand Russell authored over 70 books and thousands of essays and letters addressing a myriad of topics. आप चाहो तो इतना भी पिक कर सकते हो। उसके बाद एक लाइन और ले लेते हैं, एंड लगा के इसे कंबाइन कर देंगे। He was the greatest philosopher of the 20th century and the greatest logician since Aristotle. तो ये उसके बारे में 2 लाइन्स होगी, दोनों को एंड से कंबाइन कर दिया हमने। Then analytical philosophy and dominant philosophy of the 20th century owes its existence more to Russell than any other philosopher, and the system of logic developed by Russell and A.N. Whitehead based on the earlier works Dedekind, Cantor, Frege and Pino broke logic out of its Aristotelian straitjacket. Okay, ये लाइन हम नेक्स्ट वाली यूज़ कर सकते हैं कि उसे सबसे ग्रेटेस्ट लॉजिशियन माना जाता है एरिस्टोटल के बाद। क्यों? बिकॉज द सिस्टम ऑफ लॉजिक, जो उन्होंने एक लॉजिक का सिस्टम बनाया था, उसने एरिस्टोटल के लॉजिक वाले सिस्टम को ब्रेक कर दिया था, वो उससे भी अच्छा था। एंड देन उसके बाद ऑलमोस्ट 40 वर्ड्स के आसपास हो जाएंगे आई थिंक, यहाँ तक। एक लाइन हम और पिक कर लेते हैं, उसके बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही लिखा है मेरे ख्याल से। उसने वर्ल्ड वॉर को अपोज किया, नेशनलिज्म को प्रमोट किया या अपोज किया, पॉलिटिकल परसिक्यूशन को अपोज किया, उसको जेल हो गई थी। यहाँ आप बट लगा सकते हैं, बट ही वॉज जेल्ड इन दिस। He was married 4 times and had 3 children. With Dora Russell, he founded an experiment in the Beacon School Hall. He knew and worked with many of the most prominent figures of the 20th century. या फिर अब आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो इस क्वेश्चन के अंदर सारा उसके बारे में पॉजिटिव ही लिखा हुआ है, एक इन नेगेटिव की लाइन है कि उसे जेल हो गई थी, ही वॉज जेल। बट लेट्स से अब इस नेगेटिव को अगर हमें कंबाइन करना है, हम बट लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेकिन उसने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स की, बट उसको जेल भी हुई थी 1918 के अंदर। आप ऐसे लिख सकते हो। लेट्स से एक भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, तब क्या करें उस केस में? हाँ, 2 सेंटेंसेज या 3 सेंटेंसेज ऑलरेडी उसके बारे में फेवर में लिख चुके हैं, फिर से आपको लिखना है। आप मोर ओवर लगा सकते हो, या फिर इस केस में नॉट ओनली बट ऑल्सो मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। कोई भी 2 सेंटेंसेज हम पिक कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he opposed World War I and the Vietnam War, nationalism and political persecution. तो उसने ये सारी चीज़ें की, और उसके साथ साथ उसे बहुत सारे prominent figures का भी पता था। ये दोनों lines, not only did he oppose World War I,
बट ही ऑल्सो न्यू एंड वर्कड विद मैनी और मोस्ट ऑफ द प्रोमिनेंट फिगर्स। ये दो लाइन हम ऐसे कंबाइन कर देंगे। ओके, सो एक बार मैं ये टाइप करता हूँ। सबसे पहले ये फर्स्ट लाइन, RUSSELL। सिनोनिम में लास्ट में एक बार लगा के दिखा दूंगा। जैसे ऑथर्ड है, यहाँ हम रोट लिख सकते हैं, ही रोट ओवर 70 बुक्स। या अगर आपको साथ के साथ लगाना होता है, ही रोट ओवर 70 बुक्स एंड thousands of essays and letters addressing a myriad of topics। एक लाइन होगी। एंड और ये वाला जो एंड है, ये इस एंड से सेपरेट है। ये एंड हम जब एग्जाम्पल देते हैं बुक्स का, एसेज का, लेटर्स का, तब हम यूज़ कर रहे हैं ये लाइन। ये जो एंड है, ये हम कनेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। एंड ही वॉज arguably the greatest philosopher of the 20th century and the greatest logician since Aristotle। क्यों उसे ग्रेटेस्ट माना जाता है? उसके बाद नेक्स्ट लाइन हमें कंबाइन करनी थी, बिकॉज द सिस्टम, उसने जो सिस्टम बनाया था लॉजिक का, डेवलप्ड बाय रसल एंड A.N. Whitehead, based on earlier work by Cantor, Frege and Peano, broke logic out of its Aristotelian straight jacket, right? Based on earlier works by Dedekind, Cantor, Frege, Peano, broke logic out of its Aristotelian straitjacket। मेक श्योर करो स्पेलिंग्स आपके करेक्ट हों सारे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसके फेवर में 2-3 पॉइंट्स लिख दिए, बिकॉज भी लगा दिया। कितने वर्ड्स हुए? 62। अगर हमें और लिखना है, हम और लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से आप कंबाइन कर सकते हो। नॉट ओनली डिड ही अपोज वर्ल्ड वॉर 1 and the Vietnam War, कॉमा, आई थिंक वर्ड लिमिट ख़त्म हो गई। ओके, थोड़ा बहुत वर्डिंग बीच में से कट कर देंगे। एक बार मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो आपको करके दिखाता हूँ। नॉट ओनली डिड ही अपोज वर्ल्ड वॉर 1, कॉमा, बट ही ऑल्सो, न्यू की जगह सीधा वर्कड लिख देते हैं, वर्कड विद मैनी ऑफ द ये भी कट कर दें। ही वर्कड विद द मोस्ट प्रोमिनेंट की जगह फेमस सिनोनिम, फिगर्स की जगह पर्सनालिटीज इन द लेट 19th and 20th century, philosophy, mathematics, comma, science, literature and politics। 92 वर्ड्स हो गए, वर्ड लिमिट काफ़ी ज़्यादा हो गई, थोड़ा कट डाउन कर देते हैं।
रसल रोट ओवर 70 बुक्स एंड थाउजेंड ऑफ एसेज, इसे कट कर देते हैं फिलहाल. एंड ही वॉज आर्ग्यूबली द ग्रेटेस्ट, सिनोनिम लगा देते हैं, फाइनेस्ट philosopher of the 20th century and the greatest logician since Aristotle, because the system developed by Russell and A.N. Whitehead broke logic out of its Aristotelian straitjacket. ओके, यहाँ से भी थोड़ा सा वर्डिंग कट डाउन कर देते हैं. ये जो वर्ड्स हैं बीच में डबल कॉमास के, ये लो, ये पूरे 75 वर्ड्स हो गए. अब आप अगर इसे रीड करते हो इस समरी को, इसकी लॉजिकल सेंस बनेगी, वही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होती है. रसल ने कई सारी बुक्स लिखी और उसे 20th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट लॉजिशियन माना जाता है. क्यों? बिकॉज उसने डेवलप किया था सिस्टम ऑफ लॉजिक जिसने एरिस्टोटल स्ट्रेटजैकेट को ब्रेक कर दिया. नॉट ओनली डिड ही अपोज वर्ल्ड वॉर वन, बट ही ऑल्सो वर्कड विद द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटीज़ इन द लेट 20th सेंचुरी. फिलॉसफी, लिटरेचर, इन फील्ड्स की वो पर्सनैलिटीज़ थी. अब इसमें हमने सिनोनिम भी ऑलरेडी लगा दिए. ऑथर्ड की जगह रोट, ग्रेटेस्ट की जगह फाइनेस्ट, एंड यहाँ हमने थोड़ी वर्डिंग कट डाउन कर दी थी बीच में. मोस्ट फेमस की जगह यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटीज़ लगा दिया. एक दो वर्ड अगर आपको और लगाना है, फॉर एग्जांपल डेवलप्ड की जगह मेड लगा देते हैं. द सिस्टम ऑफ लॉजिक मेड बाय रसल, दैट्स इट. ठीक है, इतना काफ़ी है. ये 4-5 सिनोनिम बीच में से हमने लाइंस भी थोड़ी सी कट करी हैं, तो इतने काफ़ी हैं. बस स्पेलिंग आपके ठीक होने चाहिए. आप इसे करो सबमिट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं. ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रॉप डाउन. 3 टाइप्स ऑफ फ्लैटिस. एक बार क्विकली रीड करते हैं इनको, साथ के साथ आंसर्स भी मार्क करते रहेंगे. देखो, ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है. क्वेश्चन समझ के ऑप्शन ओपन करने से पहले एक ऑप्शन वहाँ पे गेस करने की कोशिश किया करो. एक बार इसे रीड करते हैं. यहाँ ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है डबल कॉमास के बीच में लिखा हुआ है कि ये सेंटेंस, एक ये कॉमा, एक ये कॉमा. 3 टाइप्स ऑफ फ्लैटिस विल बी बैंड फ्रॉम चिल्ड्रंस टॉयज एंड चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स स्टार्टिंग February 10. February 10 से 3 टाइप के फ्लैटेज बंद हो जाएंगे. फ्लैटेज क्या होते हैं ये यहाँ पे बताया हुआ है. ये एडिटिव्स हैं. एडिटिव का मतलब होता है जो चीज़ ऐड करते हैं, जैसे खाने में भी एडिटिव्स ऐड करते हैं. एडिटिव्स दैट रेंडर हार्ड प्लास्टिक फ्लेक्सिबल. ये एडिटिव्स हैं जो कि प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बना देते हैं. कौन से एडिटिव हैं? न्यूट्रिशनल, खाने वाले एडिटिव्स हैं. टॉयज़ के अंदर हैं ये, तो टॉयज़ में न्यूट्रिशन का कोई काम नहीं है. लीगल एडिटिव्स, एक्सपेंसिव एडिटिव्स या केमिकल एडिटिव्स. देखो, जो एडिटिव होता है ना, कोई लिक्विड हो गया, ये केमिकल की तरह ही काम करते हैं. बेसिकली ये मिक्सचर होता है किसी चीज़ का. ये क्या करता है? हार्ड प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बना देता है. तो कोई प्रोडक्ट या कोई मिक्सचर हमने ऐड किया, जैसे केमिकल एडिटिव्स हैं ये. फ्लैटेज की डेफिनेशन दी हुई है, ये केमिकल एडिटिव्स हैं जो कि प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बना देते हैं. विल बी बैंड फ्रॉम चिल्ड्रन टॉयज़. और ये जो केमिकल हैं जो बच्चों के, अगर ये लीगल हैं तो बैन क्यों करेंगे? लीगल भी नहीं लगा सकते हम, ये भी एक रीज़न है. आगे लिखा है ना कि इनको हम बैन कर देंगे बच्चों के टॉयज़ में से. तो अगर ये लीगल हैं तो फिर बैन क्यों कर रहे हैं? ये केमिकल हैं, इसे हम बच्चों के टॉयज़ में से बैन कर रहे हैं 10th February से. वाइल 3 other types of फ्लैटेज विल बी टेम्परेरली डैश फ्रॉम चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स. जो बाकी के 3 टाइप के फ्लैटेज हैं उनको हम टेम्परेरली, यहाँ भी बैन वर्ड यूज़ होता कि इनको तो बैन कर रहे हैं और इनको टेम्परेरली रोक रहे हैं, हॉल्ट कर रहे हैं. अदर 3 टाइप्स ऑफ फ्लैटेज विल बी टेम्परेरली हॉल्टेड फ्रॉम चाइल्ड केयर प्रोडक्ट्स. और उसका जो रोकने का जो सिनोनिम था प्रोहिबिटेड, कि इनको हम टेम्परेरली प्रोहिबिट करेंगे कि बच्चों के प्रोडक्ट्स में मत ऐड करो. एंड टॉयज़ कैन बी प्लेस्ड इन अ चाइल्ड्स माउथ. एंड टॉयज़ दैट कैन बी, और उन टॉयज़ में से, बच्चों के प्रोडक्ट्स में से, और उन टॉयज़ में से जिनको बच्चों के मुंह में रखा जा सकता है.
Consumer dash complain that the law has ended up sanctioning a grace period that allows toy makers to sell off soon to be banned toys. Consumer dash complain, लोग कंप्लेन कर रहे हैं किस चीज़ की, कि ये जो लॉ बना है इस लॉ ने ग्रेस पीरियड दे दिया है, इंस्टेंट बैन नहीं किया उन चीज़ों को, थोड़ा सा टाइम दे दिया, 1 मंथ 2 मंथ, यहाँ पे लिखा है ना February 10 से, तो थोड़ा सा ग्रेस पीरियड दे दिया, जिसकी वजह से जो ये टॉय मेकर्स हैं ये क्या करेंगे, उनको रोकेंगे नहीं बनाना, जितना उनके पास स्टॉक रखा है फटाफट बेचने की कोशिश करेंगे। तो ये कंज्यूमर डैश की कंप्लेन है। तो कंज्यूमर फेलोज़ की कंप्लेन है, फेलो कंज्यूमर्स हो सकता था, वो राइट वर्ड बनता, फेलो कंज्यूमर्स, कंज्यूमर फेलोज़ नहीं। कंज्यूमर डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब किंग से होता है, यहाँ कोई लिंक नहीं बनेगा। कंज्यूमर कैंडिडेट्स की कंप्लेन है, कंज्यूमर एडवोकेट्स की कंप्लेन है, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा कंज्यूमर एडवोकेट्स। एडवोकेट कौन होता है, जो आपके फेवर में बात करता है। तो वो लोग जो कंज्यूमर के फेवर में बात कर रहे हैं, आम लोगों के फेवर में बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या बोला है कि इस लॉ ने टॉयज़ को बैन कर, ग्रेस पीरियड दे दिया, रादर देन फोर्सिंग देम टू डैश ऑफ देम, उनको ज़बरदस्ती डैश करने के बजाय ग्रेस पीरियड दे दिया है। डील करने के बजाय बोस्ट मतलब तारीफ़ करना, डिप्राइव कम करना, डिस्पोज इज लाइक कचरे में डाल देना, यही इसका राइट आंसर आएगा, डिस्पोज ऑफ देम। कि लॉ को क्या करना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि आप इसे डिस्पोज कर दो, जो भी खिलौने आपने बनाए हैं इनको कचरे में डाल दो आप, ये बच्चों तक नहीं पहुंचने चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये डिस्पोज करने के बजाय उनको ग्रेस पीरियड दे दिया ताकि वो फटाफट से प्रोडक्ट्स को बेच सकें, ये इसका मीनिंग था। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग रेगुलरली इन फिजिकल एक्टिविटी हैज़ बीन शोन टू बेनिफिट, अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, एंड हेल्थ से रिलेटेड कोई वर्ड आएगा, इंडिविजुअल की हेल्थ अच्छी रहती है, इंडिविजुअल की डैश वैल्यू, मोरालिटी, एक्सपेक्टेशन, वेल बीइंग यहाँ सूट करेगा। हेल्थ एंड वेल बीइंग ये दोनों टर्म्स एक साथ जाती हैं कि आपकी हेल्थ और वेल बीइंग अच्छी रहती है। फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हो तो उससे कम हो जाता है रिस्क डैश डिजीज़ का। कौन से डिजीज़ का, ये आप डायरेक्टली गेस कर सकते हो, आगे भी लिखा है हार्ट डिजीज़। ये कौन सी डिजीज़ होती हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ इनको बोलते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ बोल सकते हैं, इनमें से ऑप्शन बन सकते हैं। ये क्रॉनिक राइट ऑप्शन गिवन है, कार्डियोवैस्कुलर भी आ सकता था, हार्ट डिजीज़ उसी का एग्जांपल है, बट ये ओबेसिटी कार्डियोवैस्कुलर में नहीं आता है, डायबिटीज़, तो ये क्रॉनिक वर्ड यहाँ पे फिट रहेगा। क्रॉनिक डिजीज़ उससे कम हो जाएंगी। द नेशनल फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस फॉर अडल्ट्स, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसके सारे लेटर्स कैपिटल में है। फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस फॉर अडल्ट्स, या फिर ये गाइडलाइंस का टाइटल है, डैश एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्टिविटी। ये गाइडलाइंस बताती हैं, एक्सक्लूड बाहर निकालना, रेकमेंड करती हैं, डिनोट डिफाइज राइट वर्ड बनेगा। ये गाइडलाइंस बताती हैं आपको, रेकमेंड करती हैं कि आप 30 मिनट्स एटलीस्ट मॉडरेट इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेस करो, डैश एवरी डे ऑफ द वीक टू डैश हेल्थ बेनिफिट्स। ये एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, रिलेटिवली, एब्सोल्युटली, प्रेफरेबली, और हो सके तो हर दिन करो आप, प्रेफरेबली एवरी डे ऑफ द वीक, कोशिश करो डेली आप कर पाओ। टू डैश हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स लेने के लिए, टू चार्ज, ऑब्टेन, वे और एस्टिमेट, यहाँ पे टर्म बनती टू रीप हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए, टू कल्टिवेट हेल्थ बेनिफिट्स, या फिर इस केस में ऑब्टेन, मिलना। अगर आप चाहते हो आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलें, ऑब्टेन, तो इनको कोशिश करो डेली करने की, प्रेफरेबली एवरीडे। ओके, नेक्स्ट, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रिविजन के लिए। हैव यू नोटिस दैट ड्यूरिंग द स्कूल you get times when you just don't care any longer? I don't mean the lessons that you don't like, but the ones you usually find okay. But on some occasions you just can't be bothered with it. तो यहाँ बोल रहे हैं कि स्कूल में ऐसा टाइम भी होता है कि जो लेक्चर आपको पसंद होते हैं कभी कभी, लेकिन आपका मन नहीं करता कि वो लेक्चर में अच्छा सा परफॉर्म करने का। ये वो लेक्चर्स हैं जो यूजुअली आप अटेंड करते थे। मान लो आपको मैथ्स की क्लास अच्छी लगती थी यूजुअली, लेकिन किसी दिन आपका मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी,
जो आपकी फेवरेट क्लास है वो भी अटेंड करने का. यू डैश हैव अदर थिंग्स ऑन योर माइंड. आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं. यू शुड, माइट, विल और मे. शायद आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं. क्यों नहीं मन कर रहा आपका? दिमाग कहीं और लगा हुआ है. हो सकता है आप थके हुए हो, ठीक है, हो सकता है आप रेस्टलेस हो. तो ये वर्ड जो बनेगा ये बनाएगा मे. यू मे हैव अदर थिंग्स, कि शायद आपके दिमाग में कुछ और चीज़ें चल रही हैं. शुड गलत वर्ड आएगा. यू शुड हैव, कि आपके दिमाग में दूसरी चीज़ें होनी ही चाहिए, होनी नहीं चाहिए, वो चल रही हैं हमारे दिमाग में. शायद आपके दिमाग कहीं और लगा हुआ है, आप थके हुए हो, कहीं कुछ भी रीज़न हो सकता है. वट एवर द रीज़न वट एवर द रीज़न बी, कोई भी रीज़न हो, उस लेसन को, दैट पर्टिकुलर लेसन डजेंट गेट 100% डैश फ्रॉम यू. उस लेसन को आपका 100% अटेंशन नहीं मिला. रीज़न चाहे कुछ भी हो, आप थके हुए थे, आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ था, कोई भी रीज़न है, लेकिन उस लेक्चर को आपका 100% अटेंशन नहीं मिला. अटेंशन वर्ड नहीं है, एफर्ट यहाँ पे राइट वर्ड आएगा. उस लेक्चर को आपका 100% एफर्ट नहीं मिला. रिविजन के केस में भी यही ट्रू है. आपका मेंटल और फिजिकल डैश बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोर्ट, कंसर्न, एटीट्यूड. रिविजन करते टाइम आपका मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मेंटल हेल्थ ही आपकी ख़राब है, रिविजन तो आप कर ही नहीं पाओगे. मेंटल एटीट्यूड, आपका मन क्या कह रहा है. अगर आपका मन नहीं हो रहा रिविजन करने का, आप कर नहीं पाओगे. अगर आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब है, फिर तो आप वैसे भी नहीं पढ़ सकते, मतलब पढ़ने वाली सिचुएशन में ही नहीं हो अगर आप मेंटल, मतलब पागल हो अगर आप. मेंटल और फिजिकल एटीट्यूड, कि आपका मूड है या नहीं है. मेंटल एटीट्यूड का मतलब ये है, मेंटली आप हेल्दी हो लेकिन मूड नहीं कर रहा, दिमाग कहीं और है. तो रिविजन के टाइम पे भी यही बात ट्रू है. इफ़ यू मेक नो प्लान्स एंड जस्ट स्लिप इनटू अ बिट ऑफ रिविजन व्हेन यू फील लाइक, यू प्रोबेबली वोंट डू मच रिविजन. अगर आप थोड़ा बहुत रिविजन बीच में कर लेते हो तो ज़्यादा नहीं कर पाओगे. आपको एक टाइम टेबल चाहिए, सो दैट यू डोंट कीप, ताकि आप उसे टालते ना रहो उस काम को. एक प्रॉपर टाइम टेबल आपको चाहिए. सो यू डोंट कीप स्टॉपिंग, पुटिंग इट ऑफ, गिविंग इट अप, पुट आउट. राइट वर्ड यहाँ बनेगा पुटिंग इट ऑफ. पुटिंग इट ऑफ का मतलब होता है साइड में रखना. आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए ताकि आप उस काम को टालते ना रहो, जो रिवीजन करने वाला काम है. ओके, टाइम थोड़ा सा कम है, थोड़ा जल्दी सॉल्व करते हैं. फ्रॉम द टाइम अर्लियर civilization has wondered about the world he lives in. Civilization man has wondered about the world he lives in, about how it was created. कि इंसान शुरू से ही ये सोचता है कि ये सब क्रिएट कैसे हुआ. In the distant times the sun was seen to make its daily dash across the sky. पुराने ज़माने में हम लोग सोचते थे कि सन जो है एक साइड से निकल रहा है, दूसरे साइड में जा रहा है, वो अपनी डेली की डैश कर रहा है स्काई में. तो अपनी डेली की जर्नी कर रहा है, ये ऑप्शन बनेगा. कि ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाके छुप जाता है, तो ये डेली की जर्नी करता है. पहले हम ये सोचते थे, बाद में पता चला कि सन तो वहीं है, अर्थ रोटेट कर रही है. और नाइट को क्या होता था, एट नाइट द मून अपीयर्ड, रात को फिर मून आ जाता है. एवरी न्यू नाइट द मून वैक्स्ड एंड वेन्ड अ लिटल एंड अ फ्यू नाइट इट डिड नॉट अपीयर. और हर दिन मून जो है कभी ज़्यादा होता था, कभी थोड़ा बहुत कट हो जाता था बीच में से, या किसी दिन फुल होता था, किसी दिन होता ही नहीं था. एट द ग्रेट नाइट द ग्रेट डोम ऑफ हेवंस वॉज डॉटेड विद टाइनी स्पेक्स ऑफ लाइट. और रात को जब हम देखते थे तो हमें थोड़ी लाइट्स आती हुई दिखती थी, स्टार्स की बेसिकली. दे डैश नॉन एज स्टार्स, दे आर नॉन एज स्टार्स, दे वेल, दे बिकम, दे बिकेम. तो वो स्टार्स, दे आर नॉन एज स्टार्स, इनको हम स्टार्स के नाम से जानते हैं. बिकम थर्ड फॉर्म हो जाएगी, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी. फर्स्ट फॉर्म का कोई काम नहीं है यहाँ पे. वेल की सेंस नहीं बनेगी, या तो बिकेम हम लगा सकते हैं, दे बिकेम नॉन एज स्टार्स. अब देखो सेंटेंस अंडरस्टैंड करो, पीछे इन लोगों ने पूरी पास्ट की स्टोरी बताई हुई है. ये 3 लाइन्स आप रीड कर लो, सब कुछ पास्ट में चल रहा है. ईडी वॉज, और यहाँ अगले वाला सेंटेंस भी वॉज, हैड, ठीक है, सब कुछ ये पास्ट में जा रहा है. वॉज, तो मोस्ट लाइकली ये आंसर भी पास्ट में ही होगा हमारा. दे आर नॉन एज स्टार्स की जगह दे बिकेम नॉन एज स्टार्स. ये स्टार्स की तरह जाने लगे,
जो लाइट्स बीच में से निकल रही होती थी। एंड इट वॉज थॉट, ऐसा सोचा जाता था कि हर एक स्टार का अपना एक पर्पज़ है, एंड दैट द डैश ऑफ द कुड बी डिस्कवर्ड बाय मेकिंग द स्टडी ऑफ दैम। और यूनिवर्स की डैश को आप पता कर सकते हो अगर आप स्टार्स की स्टडी करोगे। तो यूनिवर्स की स्टोरीज़ को पता कर सकते हो आप, यूनिवर्स की मिस्ट्रीज़ को, यहाँ पे राइट टर्म आती है मिस्ट्री, कि अगर आप स्टार्स को स्टडी करते हो तो यूनिवर्स की जो मिस्ट्रीज़ हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो, या उनके सीक्रेट्स को आप सॉल्व कर सकते हो। इट वॉज वेल नोन दैट there were wandering stars. They appeared in different nightly positions against the neighborhoods and they became known as planets. और planets का भी हमें पता चला फिर। It took centuries, in fact it took millennia for man to dash the true nature of these wandering stars. यहाँ पे टर्म बन सकती है to uncover। इन स्टार्स के एक्चुअल नेचर को अनकवर करने में या सॉल्व करने में मिलेनियम 1000 ईयर्स लग गए। अनकवर तो गिवन नहीं है, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है ख़राब करना। डिस्कस करने में हज़ारों साल लग गया, डिस्कस तो आप कर ही सकते हो, हमेशा से करते हैं। पता लगाने में कि ये स्टार्स का पर्पज़ क्या है, वो पर्पज़ पता करने में, डिटरमाइन मतलब पता करना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग गए। एंड टू इवॉल्व अ मॉडल ऑफ द वर्ल्ड टू अकोमोडेट दैम एंड टू डैश देयर पोजिशन इन द स्काई। और उनका एक मॉडल बनाने में और उनकी स्काई में पोजीशन पता करने में, प्रेडिक्ट करने में हज़ारों साल लग गए कि ये स्टार आने वाले टाइम में यहाँ पे हो जाएगा, 1 साल के बाद ये यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा। ये मॉडल पूरा बनाने में हज़ारों साल लग गए हमें। ये इस लाइन का मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। द स्टूडेंट ऑफ द म्यूजिक यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड हु रोट अ सॉन्ग इन 2 weeks इज सेलिब्रेटिंग। ये स्टूडेंट सेलिब्रेट कर रहा है, खुश है, dash being featured on a compilation album produced by Metropolis Studios. Except being featured, without being, बिना म्यूज़िक एल्बम में आए ही खुश हो रहा है। यहाँ टर्म बनेगी आफ्टर, कि वो म्यूज़िक एल्बम में आ गया आफ्टर बीइंग फीचर्ड ऑन अ म्यूज़िक एल्बम, उसका नाम म्यूज़िक एल्बम में आ गया, इस वजह से वो खुश हो रहा है। पॉप मेगा स्टार्स इंक्लूडिंग एडेला, माइकल जैक्सन एंड सर एल्टन जॉन हैव ऑल रिकॉर्डेड म्यूजिक एट द वर्ल्ड फेमस मेट्रोपोलिस स्टूडियोज़। इन सब ने अपने गाने इस स्टूडियो में गाए हैं। लास्ट ईयर द रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेट डैश कंपाइलिंग एन एल्बम कॉल्ड लॉस्ट सॉन्ग। लास्ट ईयर इस स्टूडियो ने एक एल्बम को कंपाइल किया था जिसका नाम था लॉस्ट सॉन्ग्स, जिसमें अननोन सिंगर्स के सॉन्ग्स को प्रेजेंट किया गया था जो ज़्यादा फेमस नहीं है। और ये जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है जैक, तो इन्होंने डिसाइड किया टू सबमिट हिज डेमो टू बी इंक्लूडेड इन वॉल्यूम 2 ऑफ द लॉस्ट सॉन्ग। तो इसने अपना गाना सबमिट कर दिया उनको, क्योंकि वो भी ज़्यादा फेमस नहीं था कि मेरे गाने को इंक्लूड कर दो। क्यों उसने सबमिट किया? आफ्टर ही सॉ डैश सक्सेसफुल वॉल्यूम 1 हैड बीन। उसने जब देखा कि वॉल्यूम 1 इतना सक्सेसफुल हो गया, तो क्यों ना मैं वॉल्यूम 2 के लिए अपना गाना आगे लिख दूँ या भेज दूँ उनको, हो सकता है मैं भी फेमस हो जाऊँ। आफ्टर ही सॉ हाउ सक्सेसफुल वॉल्यूम 1 हैड बीन, दैट भी आ सकता था लेकिन सेंटेंस चेंज करना पड़ता। आफ्टर ही सॉ दैट वॉल्यूम 1 हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल, सेंटेंस चेंज करके लिखना पड़ता हमें। यहाँ फ़िलहाल बनेगा जब उसने देखा कि वॉल्यूम 1 कितना सक्सेसफुल हुआ, हाउ सक्सेसफुल वॉल्यूम 1 हैड बीन। जैक ने बोला कि आई फाउंड दिस कॉम्पाइलेशन, तो ये कॉम्पिटिशन का मुझे पता चला व्हेन सिंपली डैश द इंटरनेट, जब वो इंटरनेट पे सर्च कर रहा था, व्हेन सिंपली सर्चिंग द या सर्फिंग द इंटरनेट। यहाँ पे टर्म बनेगी, ये जो टर्म व्हेन लगा हुआ है, व्हेन की वजह से व्हेन, आफ्टर, बिफोर, इन सब वर्ड्स की वजह से अक्सर आईएनजी फॉर्म रिपीट होती है। व्हेन सिंपली सर्चिंग द इंटरनेट, जब वो इंटरनेट पे सर्च कर रहा था तभी इसको कंपटीशन मिला। एंड वॉज लकी, और वो लकी था दैट देयर वॉज स्टिल डैश टू एंटर, और वो लकी था कि उस कंपटीशन में एंटर करने के लिए एक्सपायरी थी, टाइम अभी बचा हुआ था, एक डेट थी कंपटीशन के, इस डेट तक आप अपने सॉन्ग सबमिट कर सकते हो, तो टाइम उसमें बचा हुआ था और उसने अपने गाने सबमिट करा दिए। एक क्वेश्चन हमारा रहता है अभी भी यहाँ, लास्ट ईयर द रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़। कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगता है, लाइन नहीं समझ में आ रही है,
बेस्ट है उसको छोड़ दिया करो वहाँ पे, बाद में रीअप्रोच कर लो। द रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, पिछले साल रिकॉर्डिंग स्टूडियोज ने, द रिकॉर्डिंग स्टूडियोज सेट डैश कंपाइलिंग एन एल्बम कॉल्ड लॉस्ट सॉन्ग्स, सेट बाय, सेट ऑन, सेटअप। सेटअप का मतलब होता है खड़ा करना किसी चीज़ को, जैसे कैमरे का आप सेटअप प्रिपेयर कर रहे हो। सेट अबाउट का मतलब होता है स्टार्ट करना। ओके तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो बनेगा, लास्ट ईयर द रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेट डैश कंपाइलिंग एन एल्बम कॉल्ड लॉस्ट सॉन्ग। ओके, इस लाइन का जो मीनिंग है कि पिछले साल रिकॉर्डिंग स्टूडियो ने, जो मेट्रोपोलिस स्टूडियो है, इन्होंने शुरू किया, यहाँ पे जो टर्म एक्चुअल में लगती, लास्ट ईयर द रिकॉर्डिंग स्टूडियो, ये अगर मुझे डिलीट करना था तो मैं यहाँ पे लगाता लास्ट ईयर मेट्रोपोलिस स्टूडियो स्टार्टेड, इन्होंने शुरू किया कंपाइलिंग एन एल्बम, एक एल्बम को कंपाइल करना शुरू किया इन्होंने। और ये जो टर्म है स्टार्टेड, ये टर्म रिलेट करेगी सेट अबाउट से। सेट अबाउट का मतलब यही होता है शुरू करना किसी भी चीज़ को। तो लास्ट ईयर उन्होंने इस एल्बम को कंपाइल करना शुरू किया, सेट अबाउट। ओके, इनमें मैं फ़िलहाल ये सॉल्व नहीं कर रहा, ना एग्ज़ाम में टाइम होगा हमारे पास, ऑलरेडी कम टाइम है। एक ऑप्शन आप मार्क कर दो, मैं यूजुअली सी ऑप्शन प्रेफर करता हूँ। ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। रीऑर्डर पैराग्राफ्स, प्रोनाउंस आइडेंटिफाई करो, देन इट, दोनों नहीं आ सकते स्टार्टिंग में। नाउ पीपल कैन अटैच अ GPS टू देम, देम कौन है हमें नहीं पता, तीनों प्रोनाउन स्टार्टिंग में नहीं आएंगे, ये वाला स्टार्टिंग में जाएगा। पीपल डिडंट नो पैंडाज वेल, लोगों को पैंडाज का नहीं पता था। एंड ओके, देन इसके बाद ये ऑप्शन बनेगा, दिस GPS कैन ट्रांसमिट, सॉरी, ये पीपल कैन अटैच अ GPS टू देम, ये देम लगा हुआ है पैंडास के लिए, ठीक है। GPS को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पे कि लोगों को पांडास के बारे में नहीं पता था पास्ट में, डिडंट। अभी लोग पांडास पे GPS अटैच कर रहे हैं। दिस GPS, ये प्रोनाउन दिस भी हमें फिगर आउट करना था ना, ये इस GPS के लिए लगा हुआ है ऑब्वियसली। ये GPS डेटा ट्रांसमिट कर सकता है फॉर एवरी कपल ऑफ आवर्स, फॉर अप टू 2 साल के लिए। और जब इसने डेटा ट्रांसफ़र किया तो हमें ये पता चला, देन इट इज़ फाउंड दैट 5 पांडाज हैबिटेट्स समटाइम्स ओवरलैप, कि पांडास के जो घर हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। जैसे ये यहाँ भी रहते हैं, ये यहाँ भी रहते हैं, तो इनके घरों का जो एरिया है वो ओवरलैप करता है। प्रोनाउन आइडेंटिफाई करो, सिंपल लिंक कर दो, ये देम पांडास के लिए था, दिस GPS के लिए था, और जब आपने लगा दिया GPS फिर तो ये पता चला। ओके, नेक्स्ट में भी सेम लॉजिक हम अप्लाई करेंगे। ये शॉर्ट फॉर्म गिवन है LIDAR, और आगे फुल फॉर्म भी गिवन है, देखो, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम्स। दैट मीन्स जब तक थर्ड नहीं आएगा फोर्थ तो आ ही नहीं सकता। शॉर्ट फॉर्म तो हम पहले लिख ही नहीं सकते, थर्ड स्टार्टिंग में खुद आ नहीं सकता, क्यों? बिकॉज बट लगा हुआ है। ओके, देन ए और फर्स्ट और सेकेंड ये 2 बचते हैं। कैमराज हेल्प ऑटोनोमस व्हीकल्स रीड स्ट्रीट साइंस एंड द कलर ऑफ द ट्रैफिक। कैमराज की हेल्प से स्ट्रीट लाइट्स साइंस को रीड कर सकते हैं। नाउ ए स्टार्टअप कॉल्ड Lumina टेक्नोलॉजी इज अनवेलिंग ए हाई रेजोल्यूशन लिडार। अगेन इसको भी हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्यों? बिकॉज शॉर्ट फॉर्म LIDAR ये लगा हुआ, ये भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। जब तक थर्ड ऑप्शन नहीं आने वाला, ये दोनों ऑप्शन नहीं आ सकते। ये तो बहुत इजी हो गया, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन स्टार्टिंग में नहीं आ पाएगा। रीज़न, फुल फॉर्म नहीं गिवन, और ये खुद स्टार्टिंग में आ नहीं सकता क्योंकि बट लगा हुआ है। तो पहले बनेगा सेकंड, फिर बनेगा थर्ड, ऑब्वियसली ये दोनों तो आ ही नहीं सकते थे। सो लीडार क्या करता है, ये लाइट्स को सेंस कर लेता है। अब देखो इसमें भी सिंपल लॉजिक था, ए स्टार्टअप द स्टार्टअप, राइट। ये रूल भी होता है रीऑर्डर का। अगर एक नाउन के साथ, जैसे स्टार्टअप नाउन है, आर्टिकल ए और एन लगा हुआ है और किसी और लाइन में आर्टिकल द लगा हुआ है, तो आर्टिकल ए को प्रेफरेंस मिलती है द के ऊपर।
सिंपल, इसमें रीड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये फर्स्ट पे बना क्योंकि ये बट के वजह से, शॉर्ट फॉर्म्स की वजह से, प्लस ए स्टार्टअप और द स्टार्टअप में ऑब्वियसली ए को प्रेफरेंस देनी थी हमें, सिंपल। और इन दोनों में ये आ गया है क्योंकि फुल फॉर्म, दैट्स इट। इसे करेंगे हम सबमिट। Employees should adhere to regulations that dash conditions of the working environment to ensure a safe and healthy workspace. 12 मिनट्स रहते हैं, क्विकली सम अप करते हैं। Employees should adhere का मतलब होता है मानना, उन्हें regulations माननी चाहिए। should adhere to regulations that, आगे रीड करते हैं। These measures are intended to dash hazards. ये measures लिए जाते हैं टू प्रिवेंट हैज़ार्ड्स को रोकने के लिए। टू के बाद V1 हमें प्रेफर करना था। डेमोस्ट्रेट, वीकन, डिफाइन, मिनिमाइज यहाँ पे राइट वर्ड बनेगा। कंपनीज आर के बाद V1 हम लगा नहीं सकते, ये तीन ऑप्शन नहीं आएंगे। कंपनीज आर रिक्वायर्ड, दे आर नीडेड टू परचेज, और दे आर रिक्वायर्ड टू परचेज कि कंपनीज को इंश्योरेंस परचेज करने की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉई शुड अडेयर टू रेगुलेशंस, एम्प्लॉयज़ को रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए। दैट डैश कंडीशंस ऑफ द वर्किंग, वो रेगुलेशंस जो कि बताती हैं, दैट टेल कंडीशंस ऑफ द वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट की क्या कंडीशंस हैं, ऐसी रेगुलेशंस को एम्प्लॉयज़ को फॉलो करना चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट, डांस हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी म्यूजिकल्स। डांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है म्यूजिकल्स में। इन सम, सिंपल है, इन सम केसेस, बहुत सारे केसेस में डांस को इंक्लूड किया जाता है एक्स्ट्रा कलर ऐड करने के लिए, ताकि शो अच्छा दिखे। इसलिए म्यूजिकल्स में डांस को हम ऐड कर लेते हैं। बट डांस एक इफ़ेक्टिव फॉर्म है। डांस और भी इफ़ेक्टिव होता है जब हम इसे इंटीग्रल पार्ट बना देते हैं ऑफ द, किस चीज़ का, प्ले का। व्हेन इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्ले या फिर प्लॉट। देखो द लगा हुआ था, नाउन चाहिए था हमें इसके बाद, ये दो ऑप्शन नहीं आ सकते थे। प्लॉट, आइटिनरीज, जजमेंट, इन तीनों में से एक आना था। प्लॉट इसके साथ फिट जाएगा। An early example of Richard Rogers on the Toes, in which the story about the classical ballet meeting the world jazz enabled dance to be introduced in a way that, कि इसमें डांस हमने ऐसे तरीके से इंक्लूड किया जिसने उस शो को अच्छा बनाया, इम्प्रूव किया, रादर देन इंटरप्ट करने के बजाय, सिंपल। नेक्स्ट, egg eating snakes are a small group of snakes whose dash consist of eggs. egg eating snakes वो snakes होते हैं जिनकी डाइट में सिर्फ एग्स होते हैं, whose diet contain eggs. कुछ स्मॉल एग्स खाते हैं, कुछ स्नेक्स स्मॉल एग्स खाते हैं जिन्हें उन्हें स्वॉलो करना पड़ता है, विच दे हैव टू स्वॉलो होल। ठीक है, पूरी तरह उन्हें उन एग्स को स्वॉलो करना पड़ता है, निगलना पड़ता है। दे हैव टू स्वॉलो होल, क्योंकि स्नेक से कोई टीथ नहीं होते। इंस्टेड सम, और कुछ स्नेक्स थोड़े बड़े एग्स भी खाते हैं, लेकिन बड़े एग्स के लिए बट इट रिक्वायर्स स्पेशल डैश। बड़े एग्स खाने के लिए स्पेशल स्किल चाहिए होती है, या फिर इस केस में स्पेशल ट्रीटमेंट, यहाँ पर राइट वर्ड बनेगा। दी स्नेक्स हैव स्पाइन्स दैट स्टिक इन स्नेक्स की स्पाइन्स होती हैं जो बाहर निकली होती हैं, स्टिक आउट। दीज स्नेक्स कैन क्रैक द एग ओपन, ये स्नेक्स उसको ओपन कर सकते हैं, क्रैक ओपन। मैं क्विकली समअप कर रहा हूँ, नहीं तो टाइम नहीं बचेगा। 1000 bat species, 22 are native to North America. ये word given है directly. And while there are no pollinator bats in our areas, हमारे एरिया में कोई pollinator bat नहीं है, इसीलिए गार्डनर्स को उन बैट्स को बचाना चाहिए जो यहाँ पे हैं। गार्डनर शुड सेव, V1 हमें लगाना है, सेव वर्ड यहाँ पे नहीं गिवन है क्योंकि ये इंसेक्टिवोरस है। दीज बैट्स, ये इंसेक्टिवोरस है, मतलब ये बैट्स इनको कंज्यूम करते हैं, बीटल्स, मस्कीटोज़ को। ये 500 मस्कीटोज़ भी खा सकते हैं एक आवर में। दे कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट गार्डन्स एंड क्रॉप्स फ्रॉम सच। ये सब पेस्ट के एग्जाम्पल हैं आगे, या इंसेक्ट्स के।
ये इन सब पेस्ट से भी बचाते हैं। एक वर्ड यहाँ रह गया, गार्डनर्स को इन्हें जो यहाँ पे रहते हैं इन्हें बचाना चाहिए। देखो एलिमिनेट कर लेते हैं, V1 चाहिए हमें शुड के बाद। प्रेज कोई V1 नहीं है, होम कोई V1 नहीं है, ऑब्जेक्टिव V1 नहीं है, ऑब्जेक्टिफाई V1 है, ये तीनों तो V1 नहीं बनेंगे। चैम्पियन यहाँ पे राइट वर्ड जाएगा, गार्डनर शुड चैम्पियन दोज दैट लिव हेयर। यस परफेक्ट, यही इसका राइट आंसर बनेगा। चैम्पियन का मतलब यहाँ बचाने से होगा आई थिंक। एक ऑप्शन मार्क करते हैं सीधा, डन। ओके अच्छा एक और है। ओके ये समरी है, आपको सुनना है आप सुन सकते हो। जो मैं सजेस्ट करता हूँ कि पहले रीड करके रख लो, लास्ट वाले हाफ में आप सुन लो। Always try to best understand your partner's specific communication styles. A lot of times we'll take it personally if we notice someone's avoiding us or they're communicating with us less frequently than we'd like. And this doesn't mean that they don't care about you, they don't respect you. This is likely how they were modeled communication as a child. Your partner's communication style typically comes from how their caregivers communicated with each other. You should feel comfortable asking your partner, how do you best handle conflict? Also, some people struggle with verbal communication. So if that's the case, you may want to ask your partner to write down what they're feeling. And this way they won't feel so overwhelmed. Finally, know that communication requires compromise. So if you have a completely different communication style from your partner, know that it's going to be a work in progress until you figure out how you're both best going to communicate. Okay, I think C ही इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यही बात कर रहे थे कि फीलिंग्स को नोट डाउन कर लो और कम्युनिकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ भी थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है। मैंने लास्ट में से ही सुना है, मैं नहीं भी सुनता तब भी मैं C ऑप्शन लगा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे रीड कर लो आप क्विकली। My best piece of advice would be to join like-minded groups. So, for example, if you're into dance, join a dance group. And you can find a lot of these on, something like Meetup or some sort of app. But you want to find groups that are similar to you, and then you can build a friendship from there. Because typically, if you're interested in something, those might be those type of people that you want to build a friendship with. One of my favorite quotes from Maya Angelou, I think, can apply to friendships. When someone shows you who they are, believe them the first time. So when you're building friendships with people, they're going to show you initially who they are. So trust that. And I'm a big proponent of trusting your instincts and investing in friendships that make you feel comfortable from the outset. Okay, स्टार्टिंग वाले पार्ट में इन्होंने हिंट दे दिया था कि लाइक माइंडेड पीपल के ग्रुप को ज्वाइन करो। ठीक है, बाकी सब में ऑपोजिट बात हो रही थी तो मैंने यहीं से पहले ही मार्क कर दिया, और बाद में भी इन्होंने वेरीफाई कर दिया कि अपने इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करो लास्ट वाले पार्ट में। ओके, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, जैसे जैसे ये बोल रहे हैं साथ के साथ रीड करते जाओ, इसमें यही ट्रिक है, मन मन में रीड करो, जो वर्ड गलत लगे। Alberta is launching a huge geothermal energy project to tap into green power sources. The initiative aims to harness underground heat to supply electricity for thousands of homes across the province. New facilities will cut reliance on fossil fuels and create sustainable jobs. Local engineer Clara Wong says reliable clean energy is crucial for Alberta's future. The project includes drilling test wells and building infrastructure over the next 3 years. Construction is set to begin this autumn, with full operations expected by 2028. Environmental groups praise the move, noting it aligns with Canada's climate goals. The province hopes to lead in renewable energy innovation. ठीक है, नेक्स्ट। The world has changed. The economics of the world have changed, and the art market has come in behind that. Absolutely, and it is part of the reason why Christie's left Australia and no longer has an office here. And Sotheby, it's basically a branch or a foundation, for want of a better word, of Sotheby's International.
So neither auction firm has a really permanent international existence in Australia because they are focusing their attention on the places they can make money, which is the Middle East, India and Asia. ओके, ये 4 इसके आंसर्स लग रहे हैं. बस इसे करते हैं हम सबमिट और अपना स्कोर एक बार चेकआउट करते हैं. एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं. आई थिंक समराइज रिटर्न चेक होने में टाइम लगेगा. रीडिंग के तो चेक हो ही गए होंगे. ये परफेक्ट है. फुल पॉइंट्स ठीक है. ये भी परफेक्ट है. एक क्वेश्चन में मुझे डाउट था बस थोड़ा सा. ये भी ओके है. ये भी ठीक है. इसमें मैंने MCQs में डायरेक्टली सी ऑप्शन ही मार्क किया था बिना रीड किए. रीऑर्डर बहुत ज़्यादा इजी थे. ये भी ठीक है. एक चैम्पियन वाले में मुझे डाउट है, जो बैट्स वाला क्वेश्चन हमने किया था. यस, दिस वन. यही ऑप्शन बच रहा था बेसिकली, एक चैम्पियन. और तो कोई वर्ड शूट नहीं कर रहा था. यही आंसर बनेगा इसका. और ये MCQs तो रैंडमली सी मार्क किया है. ये भी लकीली ठीक हो गए पूरे. कोई नहीं समझ में आता मैं यूजुअली सी मार्क कर देता हूँ. और करेक्ट समरी में ये तो रीड करके ही मार्क किया मैंने. इसका सी बन रहा है. इसका भी आंसर करेक्ट है. और हाईलाइट इनकरेक्ट भी 4 ही था. ये भी परफेक्ट है. एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ. समराइज रिटर्न में मार्क्स हमारे थोड़े से कट हुए हैं. एक बार देख लेते हैं क्या गलती है. स्पेलिंग मिस्टेक, सी कैपिटल लिख दिया. ओके, कॉमा नहीं लगाया. ओके, ग्रामर के पॉइंट्स कट कर दिए इन्होंने. इट्स सडन स्टेट ऑफ यहाँ पे कोई कॉमा नहीं है तो किसी कॉमा की ज़रूरत नहीं है. ये दिखा रहे हैं कॉमा लगाओ यहाँ पे. यहाँ पे किसी कॉमा की ज़रूरत नहीं है. इन लोगों ने भी लगा रखा. तो जैसे इन्होंने लिखा वैसे लिख दो, कोई इशू नहीं है. आई थिंक यहाँ पे हाँ कॉमा आना चाहिए था. इट्स सडन स्टेट ऑफ वेदर कॉमा इट्स सीजनल. एक कॉमा यहाँ बनता है. एंड सेकंड वाले में ज़्यादा मार्क्स कट हुए हैं. ओके, स्पेलिंग एरर्स हैं काफ़ी सारे. बड़ी जल्दी में मैंने सबमिट किया. एक बार ये मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ. मेक श्योर करो एक भी स्पेलिंग एरर्स ना हो आपके आंसर में. कुछ और एक्स्ट्रा एडिट नहीं करेंगे. ये बहुत ज़्यादा मार्क्स कट कर लेते हैं ये लोग. जैसा है बिल्कुल वैसा ही रखते हैं. और फिलोसफर की स्पेलिंग यहाँ पे कोई, अच्छा ये हमने एडिट किया था शायद बाद में. एरिस्टोटल का कि स्पेलिंग गलत दिखा रहा है. ओके, और साइंस और लिटरेचर में कॉमा नहीं है. एक बार क्विकली इसे मैं दोबारा सॉल्व करके दिखाता हूँ. सो फिलोसफर की स्पेलिंग डबल H हमने लगा दिया. And he is arguably the greatest philosopher of the 20th century and greatest logician since Aristotle because the system made by Russell and A.N. Whitehead. यहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे 2 लाइंस थी. ये गलती कैसे हुई है मैं दिखाता हूँ. यहाँ पे 2 लाइंस थी. जब हमने बाद में इसको एडिट किया ये कॉमा निकालना हम भूल गए. यस, यहाँ से हमने पिक किया था. एक ये कॉमा था और एक ये बीच की वर्डिंग थी. तो ये पूरा हमने डिलीट किया था. तो ये कॉमा भी डिलीट नहीं कर पाए हम कॉमा जल्दबाजी में. ओके, देन एरिस्टोटलियन के स्पेलिंग एक बार देख लेते हैं. यहीं से कॉपी कर लेते हैं इसे. Not only did he oppose World War I, but he also worked with the most famous personalities. यहाँ पे साइंस के बाद हमने ये कॉमा नहीं लगाया. ठीक है, दैट्स इट. कॉमास का, कैपिटल स्मॉल का, स्पेलिंग्स का, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना.
ये कह रहे हैं एरिस्टोटलियन को कैपिटल ए से स्मॉल ए में शिफ्ट कर दो, बट ये एक नेम है, इसे हम कैपिटल स्मॉल में शिफ्ट नहीं कर सकते। इन्होंने भी कैपिटल में ही लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे। तो एक बार मैं दोबारा सबमिट करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक बार ओवरऑल मार्क्स भी देख लेते हैं। 87 इसने ओवरऑल दिखाए हैं। ओके, अभी ये फिर से ये वही एरिस्टोटलियन यहाँ पे कंजंक्शन नीडेड दिखा रहा है। कंजंक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ जैसे उन लोगों ने लिखा था हमने सेम वैसे ही लिखा हुआ है। अब एरिस्टोटल देखो ठीक कर दिया इन्होंने, पिछले वाले में ही बोल रहे थे ए स्मॉल या कैपिटल। तो ये छोटे मोटे ग्लिचेस इन एप्लीकेशंस में होते हैं। जैसा एग्जामिनर ने लिखा हुआ है, जैसी वर्डिंग उन्होंने लिखी है, सेम वही वर्डिंग में हमें आंसर सबमिट करना है। यहाँ पे दिखा रहा है कंजंक्शन लगाओ, कोई कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ हमने लिखा हुआ है। मेड बाय रसल एंड A.N. Whitehead, आई थिंक, या बिल्कुल ऐसी है। तो समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर लाइंस को कंबाइन करो, पूरी पिक कर लो आप चाहो तो लाइंस। जब लाइन को कंबाइन करते हो मेक श्योर करो लॉजिक उनके अंदर हो, और थोड़े से सिनोनिम 5 to 7 वर्ड्स के सिनोनिम आप ऐड करो रीडिंग वाले पार्ट के अंदर, क्योंकि मेन टास्क हमें रीडिंग का करना था। रीडिंग वाले पार्ट में टाइम जो मैनेज है आपका वो मॉक के थ्रू ही होता है, तो मॉक लगाओ सफिशिएंट। और कहीं कहीं जगह पे कॉलोकेशंस फिट होती हैं, जैसे डिस्पोज ऑफ देम, तो कॉलोकेशंस की बेसिक नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहीं से कॉलोकेशंस आपकी डेवलप होती हैं पैरेलली। तो इजी वाले क्वेश्चन से आप शुरू करो और पैरेलली मीडियम वाले क्वेश्चन पे फिर मूव ऑन करो इजी वाले फिनिश करने के बाद। एंड हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स के अंदर मैं यही करता हूँ हमेशा, मैं रीड करता रहता हूँ साथ के साथ, जैसे जैसे वो बोल रहे हैं अभी पीछे पीछे उसके रीड करते रहो, ठीक है। सो ये चीज़ें आप लोगों को फॉलो करनी है रियल एग्ज़ाम के अंदर। अगर आपको कोई भी और डाउट्स हैं रीडिंग के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। समराइज रिटन के रिगार्डिंग बहुत जल्द मैं एक और वीडियो समराइज रिटन की थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में अपडेट कर दूंगा। लास्ट वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि जो समराइज रिटन का मेथड है आपका वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्टूडेंट्स छोटी लाइंस छोटे फ्रेजेस पिक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इस वाले सेशन के अंदर थोड़ा लेंदी लाइंस पिक करके उनको लॉजिकली कनेक्ट करके दिखाया था आपको। तो इसकी एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं बहुत जल्द अपडेट कर दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।